अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के साथ मैं हूं हिलाल नजमी और आप देख रहे हैं नाउ न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्किन ट्रीटमेंट के हवाले से भी हमने बात की, वाइटनिंग इंजेक्शन के हवाले से भी बात की। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर आदिल आसिफ जैदी, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ प्लास्टिक सर्जन और कंसल्टेंट एमडी प्लास्टिक सर्जरी से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि आप हमारे साथ मुआवनत कर रहे हैं इस प्रोग्राम के सिलसिले में। जैसे कि लोगों ने अपना फ़ीडबैक भी दिया और बहुत बेहतरीन फ़ीडबैक आ रहा है माशाल्लाह से। लोग अपने सवालात भी कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, रब्ता करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब आजकल जैसे कि लोगों में बहुत कॉन्शियस हैं अपनी सेहत के हवाले से भी, अपने स्किन के हवाले से भी। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमें दोबारा से प्रोग्राम में मदऊ किया। बिल्कुल। अच्छा, आज का हमारा मौजू है बॉडी कॉन्टोरिंग। तो थोड़ा सा ज़रा सा अगर हम जानना चाहें कि बॉडी कॉन्टोरिंग है क्या, तो क्या बताएंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे जैसे आपका रूटीन जो भी चलता है और इसमें लोगों के पास जिम जाने का टाइम कम हो जाता है, डाइट का ख्याल रखने का टाइम भी नहीं होता, तो ऐसे में जो एक चीज़ बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा पेट बढ़ता है। और यू आर व्हाट यू ईट, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आप जितना ज़्यादा खाते हैं आप वही जो है आपके पेट पे चर्बी इजाफी जमा होना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ हिस्सों पे, यानी कि हाथों पे, थाइस पे, हिप्स पे और पिंडलियों पे और कमर के पिछले हिस्से पे, इन सब जगहों पे आपके पास चर्बी की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है। और ये कोई किसी ख़ास जेंडर के साथ मतलब नहीं है कि खाली मेल्स में होगा या फीमेल में, दोनों जेंडर्स में इक्वली होता है। और इवन आजकल के ज़माने में इवन आपने देखे होंगे कि बच्चे भी ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो पेप्सी और बर्गर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल वाली बात है कि जिसमें ज़्यादातर शुगरी ड्रिंक्स हैं और प्रोसेस फूड है, ये भी बच्चों में अब उनको इस कदर ज़्यादा बहुत अर्ली एज से ही मोटा करना शुरू कर देता है कि उनको भी अब इन प्रोसीजर्स की ज़रूरत पड़नी शुरू हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसके अंदर बॉडी कॉन्टोरिंग के अंदर जैसे कि हम बात भी कर रहे थे अभी कुछ देर पहले कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे कि टमी टक एंड लाइपोसक्शन। अगर हम इसी के ऊपर हम बात करना शुरू करें तो टमी टक और लाइपोसक्शन क्या है, क्या चीज़ है? देखिए, जैसे अगर पेट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो उसकी गर्थ है वो बहुत ज़्यादा है और ज़रूरत से ज़्यादा जो है चर्बी उसके अंदर जमा हुई हुई है, तो नॉट जस्ट कि वो चर्बी बढ़ी हुई है, मगर ये कि जो स्किन है उसके ऊपर वो भी एक्सपैंड कर रही है। और जैसे एक प्रेग्नेंट खातून का पेट बड़ा होता है, इस तरह से एक नॉन प्रेग्नेंट मर्द या खातून का पेट सिर्फ इसलिए बड़ा हो रहा है कि उसके अंदर चर्बी की इजाफी तादाद जो है मौजूद है और वो ऊपर की स्किन को भी बहुत ज़्यादा बड़ा कर देती है। जब ये एक ख़ास लिमिट से ऊपर चला जाता है और स्किन की इलास्टिसिटी लूज़ कर देती है, और इसकी आपको एक जो हिंट आपको नज़र मिलेगी वो ये है कि जी स्किन पे आपके स्ट्राई बनने शुरू हो जाएंगे, लंबी लंबी लकीरें बनना शुरू हो जाएंगी, और ये जो गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन होते हैं उनके टूटने की अलामत होती है कि अब वो इतने ज़्यादा खींची कि अब बीच में लकीरें पड़ना शुरू हो गई। तो ऐसी सूरत में ज़्यादातर केसेस में हम फिर टमी टक का सहारा लेते हैं और वो प्रोसीजर में जो एक इजाफी स्किन और फैट इसको निकाल दिया जाता है। कट लगता है, बिल्कुल डिपेंड करता होता है कि जी आपके पास स्किन सामने की तरफ है, साइड्स पे है या पीछे की तरफ है। इसी में वो लोग जो कि ओवरऑल 360 जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इजाफी उनमें चर्बी होती है, तो उनमें हम टोटल ऑल अराउंड कट लगता है और फिर उससे फिर जो इजाफी स्किन और चर्बी है वो निकाली जाती है। ऐसा ही उन लोगों के साथ भी किया जाता है कि जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा मैसिव वेट लॉस किया, यानी कि 50 किलो से ऊपर जो है वेट लूज़ कर दिया, तो उनमें स्किन इतनी लटक रही होती है कि वो बिल्कुल जैसे पर्दे की तरह लटक रही होती है हर तरफ, तो उसको भी टाइट करने के लिए इसी तरह टमी टक का सहारा लिया जाता है। जो लाइपोसक्शन है वो उन लोगों में की जाती है और सिर्फ लाइपोसक्शन उन लोगों में की जाती है कि जिनमें अभी स्किन में लैक्सिटी या इलास्टिसिटी मौजूद है और उसके अंदर से जब आप चर्बी निकाल देंगे तो वो इतनी ज़्यादा चर्बी नहीं है कि जो कि स्किन को फिर लूज़ या हैंग कराएगी। तो ये डॉक्टर पे बहुत डिपेंड करता होता है कि उसने आपकी सही असेसमेंट की है कि नहीं। और जाहिर सी बात है हर मरीज़ चाहेगा कि वो बड़े कट से बचे, मगर ये कि आपको क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वो आपने अपने सारे जो आपने पढ़ाई की हुई है, जिस हिसाब से आपने पेशेंट को असेस किया है, सारी मेजरमेंट्स करने के बाद आप बता सकते हैं कि जी इस पर खाली लाइपोसक्शन काम करेगी या फिर एक कॉम्बिनेशन टमी टक और लाइपोसक्शन का दोनों का काम करेगा। या फिर एक और चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि ट्रंकल लाइपेक्टमी या 360 लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी जो होती है वो की जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे आप बात कर रहे हैं कि कट लगता है और चाहे वो 360 हो या साइडों में वो कंडीशनल होती हैं चीज़ें, तो किसी किस्म के कोई निशान रह जाता है या क्या इसमें मतलब अगर हम ये कहें कि भाई कट लग रहा है तो निशान भी रह जाता है होगा, नज़र भी आता होगा, तो वो किसी तरह से ख़त्म होता है निशान या नहीं? जो प्लास्टिक सर्जरी है इसमें बहुत ही ज़्यादा नफासत से काम किया जाता है और भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए, मगर है कि हम जो स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज़ को बहुत अपनी रिस्पेक्ट देते हैं और खींचातानी कोई भी नहीं करते। आराम से बहुत टेंशन फ्री अंदाज से इस सारे जो आपका स्किन का एनवेलप है उसको रीसूचर किया जाता है और उसके बाद भी यानी कि ऑपरेशन के बाद भी आपको ऐसी चीज़ें पहना दी जाती हैं कि जो कि उस सूचर लाइन पे टेंशन नहीं आने दें। बेसिकली स्कार कब बनता है? स्कार सिर्फ तब बनता है जब उस जो सूचर लाइन है यानी कि जहाँ पे आपके टांके लगे हुए हैं उस पर ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन हो और वो ज़रूरत से ज़्यादा टाइट बंद हुआ तो आपके पास एक फैलता हुआ निशान आपके पास आता है। अगर आपने सर्जिकल टेक्निक सही इस्तेमाल की है और आपने आगे आने वाले टाइम में जो सूचर मटेरियल जो आपने ऑपरेशन के दौरान सही इस्तेमाल किया है और मरीज़ ने पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर है वो फॉलो की है सही से, तो फिर कोई वजह नहीं कि वो निशान बहुत ज़्यादा बुरा और भद्दा नज़र आए। और दूसरी बात है कि इन 90% से ऊपर जो प्रोसीजर होते हैं प्लास्टिक सर्जरी के अंदर, उसके अंदर ख्याल इसी चीज़ का रखा जाता है कि वो अगर निशान थोड़ा बहुत रहता भी है तो वो आपके अंडरगारमेंट्स के अंदर छुप जाए और देखने में वाजे ना हो। अच्छा, ये बताइएगा कि लाइपोसक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वज़न कम करने में किस हद तक मददगार है? क्या यही हल है वज़न कम करने के लिए? और अगर नहीं सिर्फ मददगार की तौर पर है तो फिर किस हद तक है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लाइपोसक्शन से जब चर्बी निकल जाएगी उनका वज़न कम हो जाएगा। तो आपके जिस्म में वज़न खाली चर्बी का नहीं है, आपके जिस्म में वज़न हड्डियों का भी है, मसल्स का भी है, खून का भी है और हर उस चीज़ का है, आज़ा का भी है जो कि आपके अंदर मौजूद है। और जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आप खाना पीना अपना बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ का साइज़ बढ़ रहा है और कुछ चीज़ों का साइज़ अपनी जगह फ़िक्स हो जाता है। जैसे हड्डियाँ हैं वो अपनी जगह फ़िक्स हैं, मगर ये कि गोश्त हो गया, आपके आज़ा हैं, आपका पेट का, जिगर का साइज़, हर सब कुछ बढ़ रहा होता है। लोग बहुत सारे ये समझ रहे होते हैं कि ये खाली चर्बी है क्योंकि चर्बी सामने नज़र आती है, अंदर के आज़ा उनको नज़र नहीं आते, तो इस वजह से वो ये समझ रहे होते हैं। जबकि हकीकतन ऐसा है कि लाइपोसक्शन अगर आप खाली करें तो वज़न तो कम होता है, जैसे होता है एक जिस्म से चीज़ निकल रही है, मगर उसका फ़र्क 5 से 10 किलो से ज़्यादा नहीं होता। तो अगर कोई बंदा फ़र्ज़ करें कि 120 केजी है और 120 केजी वाले का हमने लाइपोसक्शन कर दी और ये पेट के सामने की चर्बी आपने निकाल भी दी, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क 5 से 10 किलो से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये कि यही बंदा जब ये लाइपोसक्शन एब्डोमिनोप्लास्टी करा के उसके बाद जिम ज्वाइन करता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में लगता है तो ये अपना आगे भी वज़न कर सकता है। तो ये मुआविन तो हो सकती है उसको, या फिर जो कंटोरिंग के लिए काम आए, यानी कि जो उसकी शक्ल और सूरत है उस बंदे की देखने में, ताकि वो टाइट फिटिंग क्लोथ भी पहन सके, खातून या मर्द कोई भी, और ये उसको हेल्प आउट ज़रूर कर सकती है। अलबत्ता है कि इट्स नॉट ओनली द सोल थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन रिड्यूसिंग योर वेट। ठीक है, यानी आपके कहने का मकसद ये है कि लाइपोसक्शन सपोर्टिव ज़रूर है लेकिन उसके बाद ख़ुद भी ख्याल रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें जो हामला ख़वातीन होती हैं या बच्चे की पैदाइश के बाद जो ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं, जैसे कि एक टर्म भी यूज़ होती है मॉमी मेकओवर, वो क्या चीज़ है? अगर हम उसके ऊपर बात करें, मॉमी मेकओवर क्या है और किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? एक मॉमी मेकओवर जो है इस बेसिकली एक नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो कि आमतौर से उन ख़वातीन को समझाई जाती है कि जो कि मतलब 2-3 प्रेगनेंसीज़ कर चुकी हैं, अब उनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा है, स्किन में भी लैक्सिटी है और नॉट जस्ट कि स्किन लैक्सिटी है, उनका ब्रेस्ट भी सैग कर रहा है, ठीक है, वजाइनल लूजनिंग है और जो हिप्स हैं वो भी नीचे आ गए हैं, ठीक है, और साइड से जो आपके जिस्म पे जो स्ट्राई ग्रेविडेरम कहते हैं इसको, यानी कि प्रेगनेंसी के निशान जिसको कहते हैं, वो भी पड़ गए हैं और जिस्म अब ऐसा हो गया है कि जो कि बिल्कुल ढलक गया है। ऐसी सिचुएशन में हम आपकी मदद कर सकते हैं
मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करके जिनमें ब्रेस्ट रिडक्शन है या फिर ब्रेस्ट को अपनी जगह वापस से पहुंचाना, उसको मैस्टोपेक्सी कहलाती है। और अगर कुछ लोगों को साइज़ का इशू है तो उसी टाइम पे आप इम्प्लांट भी डाल सकते हैं। मुख्तलिफ और तरीके करके आप प्री प्रेगनेंसी वाली शेप दे सकते हैं। सेम पेट के लिए एब्डोमिनोप्लास्टी जैसे बताया वो किया जा सकता है, टमी टक किया जा सकता है और ट्रंकल लाइपेक्टमी की जा सकती है। जो लव हैंडल्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नंबर होते हैं, वो भी ठीक किया जा सकते हैं। या फिर अगर किसी खातून का अपेंडिक्स का स्कार है, कोलिसिस्टेक्टमी का स्कार है, पित्ते का ऑपरेशन हुआ है कोई, या फिर सीज़र का निशान है, तो वो निशान भी जो बुरे बुरे हैं वो निकाले जा सकते हैं इन्हीं प्रोसीजर्स के दौरान। कि आप कट तो लगा ही रहे हैं और तरीके से अगर आप उसको रिपेयर कर दें तो आपके पास निशान भी ना होने के बराबर होते हैं। और बहुत अच्छे और बहुत एक फ़ाइन स्कार में और एक बुरे स्कार में फ़र्क होता है। एक फ़ाइन स्कार वो स्कार है जो कि देखने में एक कन्वर्जेशनल डिस्टेंस से नज़र नहीं आएगा आपको, और एक बुरा स्कार ऐसा है जो कि दूर से भी नज़र आ जाएगा आपको। इसी तरह से वो लोग जिनके ये ख़वातीन जिनके जो हिप्स हैं वो नीचे सैग कर जाते हैं, इनके लिए भी लोअर बॉडी लिफ्ट के प्रोसीजर्स हैं, थाई प्लास्टी है। इवन जो जाहिर सी बात है, अब खातून ने एक बर्थ के प्रोसेस से गुजरी जो कि एक बहुत आर्डस और एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जिससे वो गुजरी हैं। ऐसे में उनकी वजाइनल लैक्सिटी भी हो जाती है। ये सब कुछ भी वापस से सेट किया जा सकता है। लेबिया प्लास्टी है, मुख्तलिफ और प्रोसीजर्स हैं जिनमें उनको वापस से खूबसूरत बनाने के लिए बनाया जाता है, और वो ताकि वो अपना कॉन्फिडेंस भी वापस से गेन कर सकें और एक वापस से जो अपनी सोसाइटी है उसमें अच्छे से रह सकें। ठीक है, अगर आप बात कर रहे हैं सोसाइटी की, और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो अदाकाराएँ हैं, जो मॉडल्स हैं, उनके लिए अपने आप को फ़िट रखना, मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जाहिर सी बात है कि स्क्रीन पे आना है उन्होंने, और शादी हो गई, प्रेगनेंसी, तो उसके बाद फिर उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। तो उनके लिए भी ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो भी ये कैरी करेंगे ट्रीटमेंट? बिल्कुल, उनके लिए तो समझ लें कि एक स्टेप और भी आगे जाना पड़ता है। उनको कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है बनिस्बत इसके जो कि नॉर्मल लोग मेंटेन करते हैं। तो वो क्योंकि वैसे ही प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में भी, और उनको पता है कि जाहिर सी बात है जो दिखता है वो बिकता है। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू लुक गुड, नोबडी इज़ गोइंग टू बी वॉचिंग योर ओन शोज़ एनी मोर। अब ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि आपने जब आप मॉमी मेकओवर ही करवा रहे हैं, वो भी यही करवाती हैं, और कुछ जिम भी ज्वाइन करती हैं, पर्सनलाइज ट्रेनर रखती हैं, और साथ ही साथ जो है जो प्रोसीजर्स जब हो रहे हैं तो उनमें कुछ प्रोसीजर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट। अब ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट उन मॉडल्स के लिए किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्लिम फिगर उनका पहले था और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी हर तरह से। तो उनमें जो है आपको अगर बटक्स की रीशेपिंग चाहिए तो आप ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट कर देते हैं, या फिर फ़ैट को आपने मुख्तलिफ जगह पे सही जगह से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फ़ैट फिलिंग या लाइपो फिलिंग जिसको कहते हैं, या फ़ैट ट्रांसफ़र, ये भी किया जा सकता है ताकि वो चीज़ नेचुरल लगे। और इन खातून को जो भी मॉडल हैं इनको एज सून एज़ पॉसिबल जो है वापस से इनकी इंडस्ट्री में भेजा जाए ताकि वो अपने सारे ड्रामा शूट्स वगैरह जो कुछ हैं, या अगर मॉडल हैं तो कोई कैटवॉक वगैरह भी करती हैं तो वो सब कुछ कर सकें। अल्लाह ताला ने सबको खूबसूरत बनाया है, एक माँ को भी खूबसूरत बनाया है, ठीक है, एक जब वो टीनेज में होती है एक लड़की तो उसको भी खूबसूरत बनाया है, और इस तरह से हर एतबार पे खूबसूरती के मुख्तलिफ आपको पहलू नज़र आते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि आप अपने आप को मेंटेन रखें और ग्रेसफुली एज करें। सही। अभी जैसे आपने बीच में एक वर्ड यूज़ किया फैट ट्रांसफ़र का, या अगर हम बात करें लाइपो कंटूरिंग, ये क्या है, ये किस तरह का ट्रीटमेंट होता है ये फैट ट्रांसफ़र? देखिए, फ़ैट को अब जो रिसेंट एडवांसेस हुई हैं प्लास्टिक सर्जरी में, इसको जब हम बॉडी से निकालते हैं तो ये कहलाता है लिक्विड गोल्ड। और लिक्विड गोल्ड इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर स्टेम सेल्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर मैक्रो फैट मौजूद है, इसके अंदर माइक्रो फैट मौजूद है, और इसमें एक और चीज़ जिसको कहते हैं नैनो फैट, वो मौजूद है। होता क्या है कि आप ये सारा फ़ैट जब आपने बॉडी से निकाल दिया, इसी को जिस्म में उन जगहों पे डाला जा सकता है वापस से प्रोसेस करके कि जहाँ पे लैक्सिटी हो गई है या फिर वहाँ पे एक वॉल्यूम कम है आपके पास, तो एक नेचुरल फिलर के तौर से इस्तेमाल हो सकता है। ये लिप्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये अंडर आइज़ में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये फेस में मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, या फिर बॉडी में ब्रेस्ट की जगह में इस्तेमाल हो सकता है कि आपने ये चीज़ करके वो वापस से जो वॉल्यूम आपने लूज़ कर दिया है और इसको आप वापस से अचीव कर सकें। सेम इसी को आप नीचे बाकी बॉडी के एरियाज में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि देखने में आप खूबसूरत नज़र आए।
ठीक है, माइक्रो और नैनो का आपने वर्ड यूज़ किया, माइक्रो और नैनो फैट। इसी में हम अगर कहें माइक्रो और नैनो फैट ग्राफ्टिंग, या ये टर्म जो है वो कहाँ यूज़ होती है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? जो माइक्रो फैट है वो फैट है कि जिसको आप उन एरियाज में डाल सकते हैं या वापस से री इंजेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ फिलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि फेस हो गया, जैसे कि हाथ हो गया। आपने अक्सर देखे होंगे कि ख़वातीन जो हैं वो अगर बाकी सब जगह की भी ट्रीटमेंट करवा लें तो वो अपने हाथों से पकड़ी जाती हैं। तो अब हमारे पास अब इसका भी तरीका आ गया कि आप अपने हाथों की जो लाइपो फिलिंग करवा के अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे जैसे यूथफुल लुकिंग हैंड्स होते हैं वो बना लेते हैं, और देखने में वो बिल्कुल ऐसे ऐसे कोई 16 साल 17 साल की लड़की के हाथ होते हैं। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, उस तरह के बन जाते हैं। तो ये माइक्रोफैट का जो है एक एप्लीकेशन है। इसी तरह से अगर आप नैनोफैट की बात करते हैं तो नैनोफैट उस माइक्रोफैट को भी मज़ीद प्रोसेस करने के बाद निकलता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। नैनोफैट को इस्तेमाल किया जा सकता है उन एरियाज़ के लिए कि जहाँ पे आपको एकदम रिजुविनेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जो है वो यूथफुल लुकिंग आपने करना है। तो जैसे फेस में यूज़ कर लिया, या फिर आपने उन एरियाज़ में जहाँ पे रेडिएशन डैमेज है, जैसे किसी कैंसर ज़्यादा पेशेंट को शुआएँ लग चुकी हैं और वहाँ पे अब स्किन बिल्कुल आपकी डल हो चुकी है और स्किन में रेडिएशन डैमेज के असरात हैं, तो वहाँ पे आप नैनोफैट को यूज़ करके जो रेडिएशन डैमेज है उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। और उसका बेसिस वही है क्योंकि इसके अंदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं और वो स्टेम सेल्स रेडिएशन डैमेज को रिवर्स कर देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ आजकल ख़ास तौर पे लड़कों में, मर्दों में ये 6 पैक्स का बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है, तो क्या किस तरह से अब ये अगर प्लास्टिक सर्जरी की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या 6 पैक्स भी बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो किस तरह, और क्या वो परमानेंट रहते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिम जाएंगे और जिम जाके अपनी पूरी मेहनत कर लेंगे, मगर कुछ रेजिस्टेंट फैट सेलुलाइट की सूरत में जिस्म के मुख्तलिफ एरियाज़ पे जम जाएगा और वो नहीं निकल रहा होता, वो चाहे बहुत ज़्यादा कोशिश कर लें। और जो एब्स की बात जब आती है तो ये तो एरिया सबसे ज़्यादा, अगर आप किसी जिम ट्रेनर से भी मालूम करें तो वो आपको बताएगा कि बाकी सब एरिया सबसे पहले बनते हैं और ये एरिया बहुत मेहनत के बाद बनता है। तो इस एरिया को बनाने के लिए हमारे पास सिलेक्टिव लाइपोसक्शन या फिर इसको कहते हैं हम हाई डेफिनेशन लाइपोसक्शन, वो करके हम ये शेप दे सकते हैं कि वो 6 पैक की जैसी शेप नज़र आती है और वो परमानेंट रहती है। आपके पास 20 kg का मार्जिन होता है कि आप अगर 20 kg उसके ऊपर गेन कर लें तब भी वो जो है वो अपनी शेप नहीं खोती। तो ये बहुत अच्छी सी और एक बहुत लेस लेबर इंटेंसिव काम है जो कि क्विकली हो जाता है और इसमें कोई बड़े कट्स भी नहीं लगते, बहुत छोटे 5 मिलीमीटर के 2-3 कट्स लगते हैं और जिनसे ये सारा कुछ हो जाता है। तो जिसम पे कोई बड़े कट्स आते नहीं, ना कोई स्कार आता है और बहुत अच्छा और बहुत ही समझ लें आजमूदा प्रोसीजर है जो कि ना कि सिर्फ मेल बल्कि फ़ीमेल भी अब करवा रही हैं। अच्छा ये बताएं, जिस्म में अगर कोई 6 पैक्स बनवाता है और उसकी बॉडी उस तरह की है ही नहीं कि जैसे एक बॉडी बिल्डर और एक जो जिम जा रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, वर्कआउट कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है उसके मसल्स और भी बने हुए। लेकिन एक नॉर्मल आदमी अगर कहता है कि भाई मेरे 6 पैक्स बना दें, यानी मैं अपनी बात करूं कि मैं इस जिसामत में मैं कहूँ कि मेरे 6 पैक्स बना दें, तो वो कुछ अजीब मैचिंग नहीं होगी, कुछ डिसऑर्डर्स नहीं लगेगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसको हॉलिस्टिक अप्रोच यानी कि ऊपर से नीचे तक जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसको देखते हुए कोई भी ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं। हम कोई भी आइसोलेटेड ट्रीटमेंट रेकमेंड आप कभी भी नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे जब हम फेस का काम करते हैं तो हम नेक का काम साथ में ही कर देते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि वो चीज़ इसके साथ कॉम्बिनेशन में नज़र आती है। आप जैसे आपको एक पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि आप डॉक्टर को गाइड नहीं करते कि उसको क्या ट्रीटमेंट करना है, जब बल्कि डॉक्टर को फ्री हैंड देते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम ला के बताते हैं, वो देख के आपको मुआयना करके आपसे हिस्ट्री लेके उसके बाद आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बताता है कि जो कि हो सकता है कि आपके लिए हो और हो सकता है आपके लिए ना हो। तो अगर वो चीज़ आपको डॉक्टर डिसवेड कर रहा है, उससे दूर ले जा रहा है, तो फिर उस पर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि जैसे 6 पैक्स आपके बन गए और उसके बाद फिर आपको बाकी चीज़ें भी तो फिर करवानी पड़ेंगी क्योंकि आप किस चीज़ के लिए आपको प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। ज़रूरी है कि पहले से जिम जाएं, जिम जाके अपना वेट लूज़ करें और जितना वेट लूज़ होता है या बॉडी शेप में आती है वो कर लें और उसके बाद जो एरिया थोड़ा बहुत बचता है आपका
उस पर आप जो है ज़रूर प्लास्टिक सर्जरी आगे करवाएं, जो आप हेल्प आउट कर सकती है। तो ये तो डॉक्टर साहब मेरे लिए तो बड़ा मसला हो गया कि मुझे अब अगर 6 पैक्स बनवाने तो पहले मुझे जिम जाना पड़ेगा, पहले अपने दीगर जो मसल्स हैं उनको बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो है वो आपके पास आके 6 पैक्स बनवाने पड़ेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी चीज़ आइसोलेशन में जो है वो जैसे आपको बताया था शुरू में बात की, किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो होती है वो फिर पॉइजनस हो जाती है। तो ये भी आप अगर सिर्फ एक चीज़ बनवा लेंगे तो बाकी चीज़ें आउट ऑफ प्लेस नज़र आएंगी। तो बेहतर होता है कि आप पहले डाइट से, एक्सरसाइज से अपने आप को एक नॉर्मल BMI तक ले आएँ। नॉर्मल BMI तकरीबन समझने के 20 से 25 के दरमियान होता है। अगर उससे फ़र्ज़ करें कि 27-28 भी है तो उसको भी किया जा सकता है, मगर 30 अबव BMI को अगर हम 6 पैक बनाने जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। जो खूबसूरती हम प्लास्टिक सर्जरी से लाना चाहते हैं वो आ नहीं सकेगी। तो नाजरीन, 6 पैक्स के लिए ज़रूरी ये है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि सबसे पहले चीज़ तो निहारी और पाए को अवॉइड करें, उसके बाद जिम ज्वाइन करें, वर्कआउट करें, अपने जिस्म को बनाएं और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब से रुजू करें ताकि आप और मज़ीद खूबसूरत और स्मार्ट नज़र आएँ। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते रहेंगे और अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं, राय लेना चाहते हैं, अपना फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में और इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और साथ साथ हम डॉक्टर साहब के पेज का हम को मेंशन भी कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो अपने फ़ीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करते रहें, अपने सवालात भेजें ताकि हम उन चीज़ों को हम डिस्कस भी करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।